आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इस सिद्धांत की यदि बात की जाए तो इस सिद्धांत से संबंधित आज तक आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर हैं उनमें जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज आपको इस सिद्धांत के अंदर मिल जाएंगे। वो सिद्धांत में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन किन बिंदुओं से पूछे जाते हैं वो सारे ही बिंदु आज आपको इस सिद्धांत के अंदर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक, तो इनका जो निवास था वो कहाँ का था? अमेरिका का था। और जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 31 अगस्त 1874 को अमेरिका में। ठीक, इनकी एक पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसे कहते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, तो ये जो पुस्तक थी, ये जो प्रकाशन हुआ था इसका, ये 1913 में हुआ था। ये जो एडवर्ड ली जो थॉर्नडाइक थे ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे और साथ ही साथ ये एक पशु वैज्ञानिक भी थे। ठीक, ये बात भी आपको याद रखनी है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग, देखिए थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे वो काफ़ी जानवरों पर किए गए थे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, चूहे, बिल्ली, मुर्गी, इस प्रकार से काफ़ी सारे जानवरों पर प्रयोग किए गए थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में रहा था वो हुआ था आपका बिल्ली पर किया गया प्रयोग। और बिल्ली जो थी, बिल्ली पर जो प्रयोग किया गया था वो बिल्ली कैसी थी? बिल्ली एक भूखी बिल्ली थी। ठीक, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक, इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में जो प्रयोग रहे हैं सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि आपका देखिए पावलोव ने जो प्रयोग किए थे वो कुत्ते का प्रयोग जो था वो सबसे आगे बढ़ाया गया। इसी प्रकार से आपका देखा जाए तो स्किनर का जो प्रयोग था वो आपका चूहे और कबूतर, इन दोनों पर जो प्रयोग किए गए थे वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहे थे। इसके बाद देखा जाए तो कोहलर या बर्दिमन का जो सिद्धांत था वो किस पर किया गया था? चिंपांजी पर किया गया। और चिंपांजी का जो नाम था वो क्या था? सुल्तान। तो जो प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहे हैं सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, इसके बाद है भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया गया था। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी बार पूछा गया है कि भूखी बिल्ली को किस बॉक्स में बंद किया गया था, तो उसे कहते हैं हम पजल बॉक्स या समस्यात्मक बॉक्स। ठीक, यह सिद्धांत साहचर्यवाद, डार्विनवाद और विज्ञान की विधियों का अनोखा संगम है। इसमें आपको एक डैश दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा शब्द ऐड होगा। तो ये चीज़ आपको तीनों ही पॉइंट याद रहने हैं। इस प्रकार से क्रो एंड क्रो के अनुसार भी पूछा जाता है, जिन्होंने कि 3 सब्जेक्ट बताए थे, गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र। इसमें भी आपका एक डैश दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसमें किस शब्द को ऐड किया जाए। ठीक, इसके बाद है आपका थॉर्नडाइक द्वारा अखबार में एक शोध पत्र छापा गया था। देखिए एनिमल इंटेलिजेंसी जो है वो एक शोध पत्र है, ये एक पुस्तक का नाम नहीं है। पुस्तक का नाम क्या था आपका? एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत के जो नाम है तो वो नाम किस आधार पर हैं वो चीज़ हमें आपको समझानी है। ठीक, तो ये देखिए सबसे पहला है आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। जब एक विशेष उद्दीपक, देखिए ध्यान से समझिए, जब एक विशेष उद्दीपक हो या यदि कोई भी आपके सामने कोई उद्दीपक आ रहा है और उद्दीपक को देखकर आप अनुक्रिया कर रहे हो तो क्या हो रहा है? उद्दीपक और आपकी जो क्रिया है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक संबंध बन रहा है, इसीलिए कहते हैं इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके बाद है आपका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इसे कहते क्यों है? क्योंकि व्यक्ति जो होता है बार बार प्रयास करता है किसी कार्य को करने के लिए और उसमें गलतियां करता है। गलतियां करते करते, त्रुटि करते करते वह एक बार सीख जाता है कि इस कार्य को कैसे किया जाए। इसके बाद है आपका प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। तो इसका मतलब होता है कि सीखी हुई जो हमारी बात है यदि हम उसे भूल जा रहे हैं तो उसे दोबारा से दोहराने से क्या होगा कि वो हमारे माइंड में फिर से आ जाएगी, यानी कि चेतन मन में फिर से आ जाएगी। इसी को कहते हैं प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बंध या संबंधवाद का सिद्धांत। इसे बंध या संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं? देखिए बंध भी बोला जा सकता है, संबंधवाद भी बोला जा सकता है और इसके बाद इसे बॉन्ड थ्योरी बोला जाता है अंग्रेजी में। तो इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए होता क्या है कि जब कोई भी अनुक्रिया होती है, यदि कोई भी किसी भी व्यक्ति किसी उद्दीपक को देखकर जब कोई अनुक्रिया करता है तो उसके बीच में क्या होता है? एक साझेदारी बन जाती है, यानी कि उस उद्दीपक और उस अनुक्रिया इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, यानी कि एक जोड़ बन जाता है। इसी के लिए इसे कहते हैं बंध या संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक, इसे बोलते हैं एसआर थ्योरी। एस का मतलब होता है उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस और आर का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। इसे एसआर थ्योरी क्यों कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसे एसआर थ्योरी कहने का मतलब ये है क्योंकि जो
थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसमें क्या होता है कि पहले उद्दीपक होता है, उसके बाद अनुक्रिया होती है। लेकिन इसी प्रकार से देखा जाए तो जो आपका पावलोव का सिद्धांत था उसमें क्या है, CR थ्योरी बोला जाता है। और इसी प्रकार से स्किनर की जो थ्योरी है उसे क्या बोला जाता है, RS थ्योरी, जो कि इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है। उसे RS थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसमें रिस्पॉन्स होता है, यानी कि अनुक्रिया होता है, उसके बाद उसमें उद्दीपक आता है। लेकिन जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि पहले स्टिमुलस आता है, यानी कि उद्दीपक आता है, उसके बाद अनुक्रिया होती है। ठीक, उसके बाद है आपका सिद्धांत का निष्कर्ष। सिद्धांत का जो निष्कर्ष है वो क्या है, पशु पक्षी और बच्चे प्रयत्न व भूल के द्वारा ही सीखते हैं। देखिए पशु पक्षी जो होते हैं और जो बच्चे होते हैं सबके अंदर ही माइंड होता है, और सब जो होते हैं बार बार प्रयत्न करने से ही सीखते हैं। ये चीज आपको याद रखनी, ये आपका इसका निष्कर्ष है इस सिद्धांत का। अब देखिए इस जो प्रयोग है, प्रयोग क्या था, तो प्रयोग में उन्होंने क्या किया था कि एक भूखी बिल्ली ली और उसे क्या किया, पजल बॉक्स यानी कि उस समस्यात्मक बॉक्स के अंदर छोड़ दिया। वो बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। अब उस बिल्ली को जो आपका जो पिंजरा था, उस पिंजरे का जो दरवाजा था वो एक लीवर से अटैच था। ठीक, उस लीवर से जो अटैच था एकदम से क्या किया गया, उसके सामने पिंजरे के बाहर एक मछली रखी गई। और जो मछली रखी गई तो बिल्ली ने क्या किया, उस मछली को देखकर, यानी कि मछली क्या थी, उद्दीपक थी, और यहाँ पर जो बिल्ली ने उस मछली को देखकर जो क्रिया की वो क्या किया, वो क्या कहलाई, वो कहलाई आपकी अनुक्रिया। तो वो झटपटाने लगी, और जैसे ही वो झटपटाने लगी तो काफी टाइम हो गया उसे, और एकदम से उसका लीवर पे पैर पड़ गया, और जिससे क्या हुआ, दरवाजा खुल गया। अब बार बार इसी प्रकार से क्रिया की जाने लगी, बार बार इसी प्रकार से क्रिया की जाने लगी। तो क्या हुआ कि पहली बार में उसने दरवाजा लेट खोला, दूसरी तीसरी बार में उसने थोड़ा कम समय लिया, तीसरी चौथी बार में उसने और थोड़ा और कम समय लिया। फिर इस प्रकार से वो गलतियां करते करते और भूलते भूलते, किस प्रकार से मैंने दरवाजा खोला है ये बात भूलते भूलते और गलतियां करते करते वो एक बार लास्ट टाइम ये समझ गई कि इस दरवाजे को किस प्रकार से खोलना है। अब बिल्ली के सामने जब कभी भी मछली लाई जाती थी तो दरवाजा वो एक बार में ही खोल देती थी। यही कारण होता है, इस सिद्धांत का नाम है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ठीक, तो ये प्रयोग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद है सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। यहां से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, इसीलिए ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक, यह बड़ों और मंद बुद्धि बालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे अच्छा सिद्धांत क्या है, तो आप बताओगे, क्या बताओगे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। यदि बात की जाए कि शब्द भंडार के लिए सबसे अच्छा सिद्धांत किसका है, तो आप बताओगे वहां पर स्किनर का सिद्धांत। ठीक, इसके बाद है यह बड़ों और मंद बुद्धि, ये पॉइंट हो गया है। भाषा को शुद्ध उच्चारण, देखिए भाषा के शुद्ध उच्चारण को सीखने के लिए ये सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, यदि भाषा का उच्चारण बार बार एक ही बात को सिखाया जाएगा तो क्या होगा, उसका उच्चारण ठीक हो जाएगा। इसके बाद है अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास। देखिए चलना, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्नों को हल करना, ये सभी जो होते हैं ये सभी किससे संबंधित हैं, आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत से। क्योंकि इन सब में क्या होता है कि बच्चा बार बार गलतियां करता है और बार बार उसे सीखता है। ठीक, तो इस प्रकार से बार बार गलतियां करते करते बच्चा एक बार उसे अच्छे से सीख जाता है। ठीक, और ये पॉइंट आपके पूछे भी जा चुके हैं। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे। हमेशा पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, तो आप बताओगे 2 नियम दिए थे और 2 प्रकार के नियम दिए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि मुख्य या प्रमुख नियम कितने थे, तो आप बताओगे 3 नियम थे। यदि आपसे पूछा जाए कि गौड़ नियम कितने दिए थे, तो वो आपके 5 दिए थे। तो सबसे पहले हमें समझना है मुख्य नियम या प्रमुख नियम। ठीक, ये आपके 3 होते हैं। सबसे पहला है आपका तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहता है कि यदि आप बच्चे को कोई भी बात सिखा रहे हो, तो यदि बच्चा कि उस बात को सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तत्पर यानी कि वो तैयार नहीं है उस बात को सीखने के लिए, तो वो उस बात को कभी भी नहीं सीखेगा। इसके बाद इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं वो है आपके, घोड़े को तालाब तक लेकर जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब उसे प्यास लगी नहीं है तो वो पानी पिएगा क्यों। ठीक, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, तो आपको बताना है तत्परता के नियम पर। ठीक, अब उसके बाद है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है, जब कभी भी आप किसी बात को सीख रहे हो तो उसे याद
नहीं करोगे, यानी कि उसका अभ्यास नहीं करोगे बार बार, तो वहां पर क्या होगा कि आप उस बात को भूल जाओगे। तो इसके लिए जैसे कि अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, काफी दिनों तक उस घोड़े को खूंटे से बांध कर रखा और उसे दौड़ाया नहीं, तो अब क्या वो दौड़ेगा क्यों, क्योंकि वह दौड़ने की आदत छोड़ चुका है। पान सड़ा क्यों, एक जगह पर उसे रख दिया लेकिन उसे अलट पलट नहीं किया, तो क्या हुआ, पान सड़ गया। विद्या भूली क्यों, बार बार किसी भी बात का आपने, जिसको आपने सीखा है उसका आपने बार बार दोहराव नहीं किया, तो क्या हुआ, वो बात हम भूल गए। रोटी जली क्यों, रोटी को यदि तवे पर फेरेंगे नहीं या फिर उसे अल्टेंगे पलटेंगे नहीं, तो क्या होगा, वो जल जाएगी। ठीक। प्रभाव या परिणाम या संतोष या असंतोष का नियम, यहां पर क्या होता है, देखिए जब यदि बच्चा कोई भी क्रिया कर रहा है, यदि उस क्रिया को करते करते यदि उसे सफलता मिलती रहती है, तो उसे क्या होता है, संतोष होता है, वहां पर उसे अच्छा लगता है उस क्रिया को करने में। यदि जो उसका प्रभाव रहे वो अच्छा रहे, तो वो उस क्रिया को करता रहता है आगे। यदि वो उस क्रिया को करने में बीच में कहीं पर भी यदि अटक जाता है, तो उसे क्या होता है, उसे बुरा लगता है, यानी कि उसका परिणाम क्या होता है, बुरा होता है। तो उससे क्या होता है, उसे असंतोष की प्राप्ति होती है और बीच में ही उस कार्य को करना वो छोड़ना चाहता है। जैसे कि आप मैथ के क्वेश्चन, जैसे कि मैथ में आपने एक प्रश्नावली उठाई और उस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस को आप रेगुलर सॉल्व कर रहे हो। रेगुलर जैसे ही सॉल्व करते जाओगे, जितने क्वेश्चन आपके सॉल्व होते रहे तब तक आपको अच्छा लगेगा। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो, तो वहां पर क्या होता है कि उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का मन ही नहीं करता। तो यही सिद्धांत बताती, ये नियम जो होता है यही बताता है। ठीक। इसके जो प्रभाव के नियम के जो शैक्षिक महत्व हैं, यहां से आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, अपराधी बालकों के उपचार के लिए कौन सा नियम आवश्यक है या फिर कौन सा सिद्धांत आवश्यक है, तो आप क्या बोलोगे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत आवश्यक है और या फिर प्रभाव का नियम आवश्यक है। ठीक। स्मृति शक्ति और रुचि में वृद्धि करने के लिए और संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए यह सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये जो आपका प्रभाव का नियम है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा गौड़ नियम। गौड़ नियम या द्वितीयक नियम आपसे पूछा जाता है, तब आप बताओगे कि ये टोटल 5 होते हैं। ठीक। तो इसमें सबसे पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है, जब बच्चा कोई बात सीख रहा है तो उसे एक बार नहीं, उसे बार बार दोहराव करके उसे सीखना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को ए फॉर एप्पल स्पेलिंग याद करनी है, तो यदि वो एक बार बोलता है APPLE एप्पल, यदि एक बार बोलता है तो क्या उसे याद हो जाएगा, नहीं होगा। उसे बार बार उसका दोहराव करना होगा, बार बार दोहराव करेगा तो उसका क्या होगा, वो जो स्पेलिंग होगी, जो वर्ड मीनिंग होगी वो याद हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पर बोली जाती है कि किसी भी बात को यदि आपको सीखना है तो उसे बार बार क्रिया करनी होगी। ठीक। जैसे कि बच्चे जो जूते पहनना सीखते हैं, टाई बांधना सीखते हैं, शर्ट के बटन लगाना सीखते हैं, खेल खेलना सीखते हैं, तो कैसे सीखते हैं, बार बार एक ही क्रिया को करते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे उस क्रिया को अच्छे से करना सीख जाते हैं। अब बोल रहा है कि आंशिक क्रिया का नियम। जब आंशिक क्रिया के नियम की बात की जाए तो आप हमेशा ही याद रखो कि जब कभी भी किसी बच्चे को कोई बात सिखानी है तो उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर उस बात को सिखानी होगी। जैसे कि आप किसी भी बुक में देखते हो, जो भी आपका चैप्टर है तो उसमें क्या होता है, उस चैप्टर को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर आपके सामने रखा जाता है। तो जो आपकी बुक जो होती है वो किस पर आधारित होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो आप बोलोगे आंशिक क्रिया का नियम पर। ठीक। इसके बाद है आपका मनोवृत्ति या मानसिक विन्यास का नियम। इसमें क्या होता है कि आप अच्छे से जानते हो कि कोई भी बच्चा हुआ, जितने भी आप बच्चे होते हैं वो सभी बच्चे एक दूसरे से मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से ही भिन्न होते हैं, एक दूसरे में भिन्नता पाई जाती है। तो हमें क्या करना होता है कि जब कभी भी हमें बच्चे को पढ़ाना है तो उसकी मानसिक क्षमता यानी कि बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखकर पढ़ाना है। यानी कि यदि एक कम बुद्धि लब्धि वाला बच्चा है तो सबसे पहले हमें कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को ध्यान में रखकर पढ़ाना है, जिससे क्या होगा कि अधिक बुद्धि लब्धि वाला बच्चा तो सीख ही जाएगा, साथ में कम बुद्धि लब्धि वाला जो बच्चा है वो भी सीख जाएगा। ठीक। तो ये होता है आपका मनोवृत्ति या मानसिक विन्यास का नियम। ठीक। इसके बाद है आपका चौथा सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम। इसमें क्या होता है कि यदि बच्चे को कोई भी बात आपको सिखानी है तो उसे क्या करना है कि किसी चीज से आपको रिलेट करके सिखाना है, यानी किसी चीज से आपको जोड़कर सिखाना है। जैसे कि अभी आपको
कलर का यानी कलर पढ़ाने हैं, बच्चे को कलर के नाम पढ़ाने हैं। जब कलर के नाम पढ़ाने हैं तो आप किसी भी चीज़ को दिखाकर, जैसे कि पेड़ पौधे का नाम लेकर या फूलों के नाम लेकर या फिर किसी मूर्त या अमूर्त किसी भी वस्तु का आप नाम लोगे, जैसे कि अभी सफ़ेद रंग पढ़ाना है तो आप किसी भी दीवार का नाम ले दीजिए, या फिर हरा रंग पढ़ाना है किसी पेड़ का नाम ले दीजिए, लाल रंग पढ़ाना है किसी सेब का नाम ले दीजिए। तो इस प्रकार से आप किसी अलग चीज़ से जोड़कर यदि बच्चों को पढ़ाते हो, यदि बच्चों को सिखाते हो तो बच्चा बहुत ही जल्दी सीखता है। ठीक, तो इसके बाद है आपका संबंध परिवर्तन या साहचर्यात्मकता का नियम। इसमें क्या करना है आपको, जब कभी भी कोई बच्चा यदि आपको दिख रहा है कि वो एक अच्छा कार्य कर रहा है, यदि वो एक अच्छा कार्य कर रहा है तो आपको क्या करना है कि उसके अच्छे कार्य यानी कि वो इस प्रकार से ही अच्छे कार्य करता रहे। यानी कि हर माँ बाप चाहते हैं और हर इंसान चाहता है कि ये जो बच्चा है अच्छे काम ही करे। तो यदि वो कोई अच्छा कार्य करता है तो आप क्या कीजिए, उसे पुनर्बलन दीजिए। पुनर्बलन कैसे देंगे, यदि आप उसे कोई टॉफी दे दीजिए, कोई लालच दे दीजिए, जैसे कि आपने उसे पैसे दे दीजिए, उसे शाबाशी दीजिए, अच्छे अच्छे शब्द बोलिए उसके बारे में, तो ये सब क्या होता है, पुनर्बलन होता है, जो कि स्किनर के सिद्धांत में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो वहाँ पर ऐसी क्रियाएं करनी है आपको जिससे कि बच्चा अच्छे कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाए। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसके बाद अब हमें ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। इस प्रैक्टिस सेट से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो आप बोलोगे हमेशा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। क्यों? क्योंकि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो थे वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे। ठीक, एक बच्चा अतीत की सामान्य परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो यह सीखने के सादृश्यता या आत्मीकरण के नियम से संबंधित है, जो कि हमने आपको पिछला अभी पढ़ाया था। ठीक, बच्चा जूते पहनना, टाई बांधना, खेल खेलना आदि किस प्रकार से सीखता है? तो वो किससे सीखता है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बहु अनुक्रिया के नियम के आधार पर। ठीक, 3 से 5 वर्ष का बच्चा जो होता है वो अर्ध स्वप्नों में रहता है। ये बात किसने कही थी? तो किसने कही थी? थॉर्नडाइक ने कही थी। ठीक, व्यक्ति अपनी की गई गलतियों से ही सीखता है। ये बात किसने कही थी? तो ये थॉर्नडाइक ने कही थी। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, तो ध्यान से समझ लीजिएगा इन्हें। पुरस्कार एवं दंड को महत्व देता है। पुरस्कार एवं दंड को महत्व कौन देता है? तो वो होता है आपका प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम। ठीक, अपराधी बालकों के उपचार के लिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम। इसके बाद है आपका थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को चिंतन और कल्पना के आधार पर कितने रूपों में बांटा था? तो 3 रूपों में बांटा था। सबसे पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा प्रत्यक्ष। ये चीज आपको याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे ही पॉइंट हमने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। ठीक, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन का संबंध है, ये किसके अनुसार है? थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार। इसे समझ लीजिए, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध का संबंध है। देखिए, सक्रिय अनुक्रिया का मतलब है, देखिए जैसे कि अभी आप किसी उद्दीपक को देख रहे हो और उद्दीपक को देखने के बाद एकदम से आपको एक क्रिया करने का मन करता है, तो वो क्या हो जाता है? आपका सक्रिय अनुक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? वो आपकी सक्रिय अनुक्रिया। अब सक्रिय अनुक्रिया जो हो गई आपकी, तो उसके बाद क्या हुआ कि आप उस क्रिया को यदि पूर्ण रूप से अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? बार बार प्रयास करना होगा, और बार बार प्रयास करोगे तो क्या होगा? वहां पर अभ्यास होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से बोला जाता है कि ये क्या है? अभ्यास के नियम से आधारित होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा।